नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका और चाइना के बीच में जो विवाद चलता आ रहा है, उस विवाद ने अब एक नया मोड़ लिया है और यहाँ पर अमेरिका में एक बिल इंट्रोड्यूस कर दिया गया है सो दैट तिब्बत को एक स्वतंत्र देश की तरह रिकग्निशन दी जाए। तिब्बत के बारे में आपको मालूम होगा, तिब्बत चाइना का एक ऑटोनॉमस रीजन है फिलहाल, राइट। यहां पर अगर ये बिल पास हो जाता है तो काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाएगी। यहां पर इस बिल में केवल यही नहीं, और भी कई सारे प्रावधान हैं जिनको इंक्लूड किया गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पर्टिकुलरली तिब्बत का करंट स्टेटस क्या है, इस बिल के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा यूएस और चाइना के रिलेशंस पर, और इससे इंडिया का क्या कनेक्शन है वो भी यहां पर आपको बताया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। ध्यान रखिएगा, ये मेरी यूनिक आईडी है। ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, दिस इज माय ट्विटर हैंडल। स्टडी आईक्यू ने अपने ऐप को लॉन्च कर दिया है, बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस मिला है हमें स्टूडेंट से। ये 2 नए कोर्सेज लॉन्च कर रहा हूं मैं, जिसमें हम 1000 MCQs हिस्ट्री और 1000 MCQs पॉलिटी के कवर करने वाले हैं, आपकी नॉलेज को और बेहतर करने के लिए। यहाँ पर ये वाला कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। पास्ट ईयर प्रीलिम्स के डिस्कशन का पिछले 10 साल के पेपर्स इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऑल राइट, सबसे पहले हम करंट स्टेटस ऑफ तिब्बत को समझ लेते हैं। तिब्बत जो है वो बेसिकली मेनली तिब्बतियन प्लेटू के ऊपर लोकेटेड है, ऑन द नदर्न साइड ऑफ द हिमालयस। तो हिमालयस की उत्तरी दिशा में ये लोकेटेड है और ये एट प्रेजेंट चाइना का एक ऑटोनॉमस रीजन का स्टेटस है इसके पास। जिस प्रकार हांगकांग है, जिस प्रकार मकाऊ है, उसी प्रकार तिब्बत भी यहाँ पर एक ऑटोनॉमस रीजन का स्टेटस रखता है। ठीक है, ये इसका इतिहास वैसे तो बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, लेकिन आपको केवल इतना समझना है कि जिस समय चाइना की सिविल वॉर्स हो रही थी 1950 के आसपास, उसी समय चाइना ने अपने कंट्रोल को बढ़ाते बढ़ाते तिब्बत को भी अपने अंदर ले लिया था। और 1950 में जो समझौता यहाँ पे हुआ था उसे कहा जाता है 17 पॉइंट अग्रीमेंट। ठीक है, और ये 17 पॉइंट अग्रीमेंट हुआ था उस टाइम पर जो तिब्बत में सरकार थी 14th दलाई लामा की, उनके साथ ये अग्रीमेंट रखा गया था। इस अग्रीमेंट के अनुसार चाइना के पास सोवरेनिटी होगी, लेकिन ऑटोनॉमी जो है वो तिब्बत के पास ही होगी। लेकिन ये जो अग्रीमेंट था, 14th दलाई लामा उस समय इस अग्रीमेंट के साथ खुश नहीं थे, राइट। यहाँ पर जो दलाई लामा है ये क्या होते हैं? दलाई लामा बेसिकली एक टाइटल है। फॉर एग्जांपल, हम जैसे भारत में प्राइम मिनिस्टर है, वैसे वहाँ पर दलाई लामा एक टाइटल है। इनका जो नाम होता है ये कुछ और होता है। सो ये दलाई लामा, ये फिलहाल ये 14th और प्रेजेंट दलाई लामा है। क्योंकि इनका विवाद हो चुका था चाइना की गवर्नमेंट के साथ, ये उसके कुछ समय बाद ही, इनफैक्ट टू बी वेरी प्रिसाइज 1959 में ये भारत चले आए थे। ठीक है, और ये अपनी गवर्नमेंट को एग्जाइल में चलाते हैं। ये फिलहाल भारत में हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में जो एक जगह है मैक्लोडगंज के नाम से, वहाँ पर ये रहते हैं फिलहाल, और इंडियन गवर्नमेंट इनको एग्जाइल में रखती है। ठीक है, ये दलाई लामा जो फिलहाल 14th दलाई लामा है, इनका नाम है टेंजिन गायत्सो। ठीक है, यहां पर ये दलाई लामा बेसिकली जो तिब्बतियन स्कूल ऑफ बुद्धिज्म है उसी के अनुसार ये टाइटल इनको दिया जाता है। ये तिब्बतियन स्कूल ऑफ बुद्धिज्म का नाम है गेलुग या फिर येलो हैट स्कूल ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म। ऑल राइट, यहाँ तक तो हमें 2 चीज़ें समझ आई कि तिब्बत का करंट स्टेटस क्या है और दलाई लामा बेसिकली कौन होते हैं। एक और चीज़ आपको समझनी होगी और वो है पंचन लामा की। यहाँ पर ये जो बेसिकली विवाद था ये शुरू होते होते अब काफ़ी और बढ़ चुका है पंचन लामा की प्रॉब्लम को लेकर। आप केवल इस चीज़ को यहाँ पे समझ लीजिए कि पंचन लामा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर होती है तिब्बत में, जो कि इंपॉर्टेंट है टू डिटरमाइन कि अगला दलाई लामा कौन होगा। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस, एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया फॉलो की जाती है टू अंडरस्टैंड कि अगला दलाई लामा कौन होगा। अभी आपको मैंने बताया ये 14th दलाई लामा है, तो 15th दलाई लामा चूज़ करने के लिए जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबे समय पहले ही शुरू हो जाता है। किसी को आइडेंटिफाई किया जाता है, किसी बच्चे को, उसको धीरे धीरे पढ़ाया जाता है, उसको पूरी नॉलेज दी जाती है और उसके अनुसार उसको दलाई लामा के पद के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ पर जो 14 दलाई लामा है इनकी उम्र लगभग 80 साल की हो चुकी है। तो 15th दलाई लामा के प्रोसेस के लिए जो पंचन लामा चूज करना होता है, ये पंचन लामा का जो चूजिंग का प्रोसेस है, यहाँ पर बेसिकली जो से होती है वो आनी चाहिए ताशी लुनपो मोनास्ट्री, और उसके जो मॉन्क्स हैं इनसे से आनी चाहिए थी। लेकिन चाइना और तिब्बत के बीच में इस चीज़ को लेकर विवाद हुआ। तिब्बतियंस ने कहा कि हम
तब तक किसी पंचन लामा को नहीं मानेंगे जब तक उस पंचन लामा को रिकॉग्निशन दलाई लामा से नहीं मिल जाती। लेकिन चाइनीज बोलते हैं जी नहीं, हम एक गोल्डन अर्न का इस्तेमाल करेंगे और दलाई लामा को इस प्रोसेस में इंक्लूड नहीं करेंगे। ऑब्वियसली वो कहते हैं कि दलाई लामा तो अपनी गवर्नमेंट एग्जाइल में चला रहे हैं, तो हम दलाई लामा के साथ यहाँ पर बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, बीजिंग ने कहा कुछ समय के बाद जब ये विवाद चलता रहा, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम दलाई लामा से बात करने को रेडी हैं। लेकिन दलाई लामा ने जो यहाँ पे कैंडिडेट को सजेस्ट किया, दलाई लामा ने कहा कि मेरे अनुसार जो पंचन लामा का कैंडिडेट है वो होना चाहिए गेडुन चोइकी नियमा। ठीक है, यही ट्रू रीइंकारनेशन है जो कि आगे जाके दलाई लामा बनने के लिए काबिल है। फरवरी 1995 में हुआ क्या, दलाई लामा ने कंफर्म कर दिया गेडुन चोइकी नियामा को, लेकिन इमीडिएटली जो चाइनीज ऑफिशियल्स थे उन्होंने कुछ अपने नाम सजेस्ट कर दिए। और आपको बता दूं 1995 से लेकर आज तक ये वाला जो बच्चा है गेडुन चोइकी नियामा, ये डिसअपियर्ड है। किसी को नहीं मालूम कहाँ पर है, चाइना ने इसको डिसअपियर करवा दिया है। यहाँ तक ये प्रॉब्लम अब यहाँ पर आ गई है। 25 साल हो चुके हैं इस चीज़ को। और On May 14, 1995, the exiled Dalai Lama, with a wide global following, recognized 6-year-old Gedun Choeki Nyama as the reincarnation of the Panchen Lama. ठीक है, दलाई लामा अगर सबसे हाईएस्ट फिगर होती है तिब्बतियन बुद्धिज्म में, तो पंचन लामा सेकंड हाईएस्ट फिगर मानी जाती है, सेकंड मोस्ट सीनियर फिगर मानी जाती है। उस लड़के को 3 दिन के बाद ही कस्टडी में ले लिया गया था एंड हैज़ नॉट बीन सीन सिंस। इसमें कई सारे जो मानव अधिकार के समूह हैं उन्होंने कहा है कि आपने दुनिया के यंगेस्ट पॉलिटिकल प्रिजनर को ले रखा है। ठीक है, 1995 में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक डिफरेंट पंचन लामा सिलेक्ट किया जिसका नाम था ज्ञानसेन नोरबू। तो ये कहानी बेसिकली काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है। ये विवाद तिब्बत को लेकर आज का नहीं है। ठीक है, सो पहले दलाई लामा के साथ, उसके बाद पंचन लामा के साथ जो प्रॉब्लम्स हुई, इसके आधार पर अब हम बढ़ते हैं, करंट सिचुएशन को समझते हैं। यूएस ने 15 मई 2020 को कहा चाइना से कि जो आपने 25 साल पहले पंचन लामा को एबडक्ट किया था, आप उसको आइडेंटिफाई करें और आप उसको जो है रिलीज करें। ठीक है, और यूएस ऑल्सो वांट बीजिंग नॉट टू सी द एपिसोड एज अ मॉडल फॉर हैंडलिंग द दलाई लामा सक्सेशन, कि जो आप अभी प्रक्रिया अपनाते हैं हम उससे सहमत नहीं हैं और आपको इसको छोड़ना होगा। 25 साल हो गए हैं पंचन लामा को गायब हुए को। यहाँ पर अमेरिका ने बड़ा स्टेप लिया। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से दोनों में आपसी तनाव काफ़ी बढ़ चुका है, अमेरिका और चाइना में। इसी बीच यूएस हाउस के रिप्रेजेंटेटिव स्कॉट पेरी फ्रॉम पेंसिल्वेनिया, इन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया दैट वुड ऑथोराइज द प्रेसिडेंट टू रिकॉग्नाइज द तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री एंड फॉर अदर पर्पसेस। ठीक है, कि हम इसे एक सेपरेट, एक अलग और एक स्वतंत्र देश की तरह ट्रीट करेंगे, हम इसे एक ऑटोनॉमस रीजन की तरह ट्रीट अब से नहीं करेंगे। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं दृश्य है congress.gov, ये बिल का नाम है टू ऑथोराइज द प्रेसिडेंट टू रिकॉग्नाइज द तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री एंड फॉर अदर पर्पसेस। यहाँ पर आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं है कि कोई कानून अमेरिका ने पास किया है तिब्बत को लेकर। इसके पहले भी तिब्बत पॉलिसी एक्ट ऑफ 2002 पास हुआ था। 2018 में रेसिप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत एक्ट पास हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ पर तिब्बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट, जो कि अभी हाल ही में जनवरी 2020 में पास किया गया था। ठीक है, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ऑन तिब्बत सिंस द तिब्बत पॉलिसी एक्ट ऑफ 2002। ये वाला बिल यहाँ पे काफ़ी अहम माना जाता है, तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट ऑफ 2020। एनीवेज, कमिंग बैक टू द रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बिल, जो कि अभी इंट्रोड्यूस किया गया है ये वाला बिल, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो बोला गया है इट हैज़ बीन नोटेड दैट चाइना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरफेयर्ड इन द सिलेक्शन ऑफ दलाई लामा। ठीक है, और 1995 में भी जिस तरीके से आपने गेदुन चोइकी नियामा को एबडक्ट किया था, जबकि उसको आइडेंटिफाई किया गया था पंचन लामा के रूप में, और अपना एक कैंडिडेट आपने इंस्टॉल किया, ये चीज़ गलत है। बिल साफ साफ बोलता है कि जो यहाँ पे 14th दलाई लामा की विशेज़ हैं, इंक्लूडिंग एनी रिटन इंस्ट्रक्शंस, शुड प्ले अ डिटर्मिनेटिव रोल इन द सिलेक्शन, एजुकेशन एंड वेनरेशन ऑफ अ फ्यूचर दलाई लामा। ठीक है, यहाँ पर दलाई लामा की जो विशेज़ हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, उनको यहाँ पे इंक्लूड डेफिनेटली किया जाए। पहली चीज़ तो ये कहती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़ ये बोलता है, बिल बोलता है कि तिब्बतियन प्लेटू का संरक्षण करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है, वहाँ के एनवायरमेंटल एंड वाटर रिसोर्सेज को। द बिल स्टेट्स दैट ग्लोबल वार्मिंग थ्रेटन्स द ग्लेशियर्स इन तिब्बत दैट फीड द मेजर रिवर्स ऑफ साउथ एंड ईस्ट एशिया विच सप्लाई फ्रेश वाटर टू एन एस्टिमेटेड 1.8 बिलियन पीपल। हम जानते हैं इंदस हो,
ब्रह्मपुत्रा हो और कई सारी और इम्पॉर्टेंट अहम नदियां हैं जिनका स्रोत तिब्बत में ही है। ठीक है, यहाँ पर ये कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ के ग्लेशियर्स के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। द लेजिस्लेशन देयरफॉर कॉल्स द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन कोऑर्डिनेशन विद रेलेवेंट एजेंसीज ऑफ यूएस गवर्नमेंट टू परस्यू कोलैबोरेटिव एफर्ट्स with Chinese and international scientific institutions to monitor the environment on the Tibetan plateau। ठीक है, आप देख सकते हैं दृश्य दिखाता हुआ कि कितनी सारी नदियां हैं जो कि तिब्बत से निकलती हैं। उसके बाद बात आती है डिप्लोमेटिक चैनल्स की। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक जो है यूएस के जो डिप्लोमेटिक चैनल्स थे वो चाइना में थे, ठीक है, लेकिन यूएस के डिप्लोमेटिक चैनल्स तिब्बत में नहीं थे। अगर एक इंडिपेंडेंट कंट्री का स्टेटस दे दिया जाएगा तो स्वाभाविक है डिप्लोमेटिक एक्सेस जो है वो इंश्योर किया जाएगा। तिब्बत के कुछ लोग जो हैं वो अमेरिका में बैठेंगे राजदूत के तौर पे, सिमिलरली अमेरिका के कुछ लोग जो हैं वो तिब्बत में बैठेंगे राजदूत के तौर पे, और कॉन्सुलेट भी बनाया जाएगा। टू प्रमोट एक्सेस टू तिब्बत द बिल मैंडेट्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूएस कॉन्सुलेट इन लहासा इन तिब्बत। To promote substantive dialogue without preconditions between the government of China and the Dalai Lama or his representatives or democratically elected leaders of Tibetan community, leading to a negotiated agreement on Tibet and coordinate with other governments in multilateral efforts towards this goal। ये जो भी बातें हैं कुल मिला के अगर ये चीज़ें हो जाती हैं काफ़ी बड़ा प्रभाव होगा इस चीज़ पे। रिलेशंस जो हैं यूएस और चाइना के तो ख़राब हो ही जाएंगे, लेकिन यूएस और तिब्बत के रिलेशंस इसमें इंप्रूव होने की पूरी संभावना है। यहाँ पर बात आती है इंडिया और तिब्बत की। ये तो मेन 3 पॉइंट थे जो इस नए बिल के थे। यहाँ पर इंडिया और तिब्बत अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों से, लगभग मैं मानता हूँ 25 दिनों से, जो चीज़ 5 मई की रात को स्टार्ट हुई थी पैंगोंग त्सो की लेक में, भारत और चाइना के बीच में जो सरहद पे विवाद हो रहा है, LAC को लेके जो टेंशन्स अभी तक जारी हैं, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये भारत और चाइना के बीच में नहीं, ये भारत और तिब्बत के बीच में है। वो सारा का सारा रीजन जहाँ पे चाइना जिसको क्लेम करता है वो असल में है तो तिब्बत का ही। तो तिब्बत बेसिकली एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन इंडिया एंड रिमेनिंग चाइना, और साइनो इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट इज बेसिकली बिटवीन तिब्बत एंड इंडिया। तो हो सकता है वो डिस्प्यूट होता ही ना, लेकिन क्योंकि चाइना की वजह से वो डिस्प्यूट हो रहा है। ठीक है, इनफैक्ट यही नहीं, तिब्बत काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारत के मानसून के लिए। आपको मालूम होगा जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम उभर कर आती है कितना बड़ा रोल प्ले करती है वो हमारे साउथ वेस्ट मानसून में। एंड तिब्बत एक्ट्स एज अ मेजर सोर्स ऑफ मैनी रिवर्स इन एशिया एंड इन इंडिया। ठीक है, और 1959 में हमारे ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पर जो दलाई लामा थे, जो अभी टेंजिन गायत्सो, उनको असाइलम दिया था, उनकी गवर्नमेंट को एग्जाइल में चलाने की हमने मंजूरी दी थी। और इंडिया और तिब्बत का बहुत बड़ा कल्चरल नॉट है ड्यू टू बुद्धिज़्म ऑल्सो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आज ये सिचुएशन जो चल रही है यूएस और चाइना और तिब्बत के बीच में अगर ये क्लैरिफाई हो जाती है, मान लीजिए यूएस इसको एक सेपरेट नेशन आइडेंटिफाई कर लेता है, तो हमारी पकड़ काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। हमारी बॉर्डर के ऊपर हमारी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके ऊपर भी हमें रेजोल्यूशन मिल सकता है। हाल ही में मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि भारत और चाइना के बीच यहाँ पर तिब्बत में एक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर भी चाइना ने प्लेस करना शुरू कर दिया है। ठीक है, सो दैट वो यहाँ पर इंटेलिजेंस इकट्ठी कर सके और बॉर्डर के ऊपर निगरानी रख सके। सो यहाँ पर चाइना का इस पर्टिकुलर बिल के ऊपर स्टैंड क्या है, चाइना ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन जो पहले के बिल्स आए थे उन्होंने कहा था सच बिल ग्रॉसली इंटरफेयर्ड इन चाइनाज इंटरनल अफेयर्स एंड सेंट अ रॉन्ग मैसेज टू तिब्बतियंस इंडिपेंडेंस फोर्सेस। अगेन चाइना ने यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट नहीं दिया है। यहाँ पर क्या होगा अभी देखना बाकी है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।